मीन्स इसी डायरेक्शन में आपका करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। एक कॉइल लिया आपने, की क्लोज करी, जैसे ही आप की क्लोज करोगे करंट इंक्रीज होना शुरू होगा। करंट इंक्रीज होने की वजह से कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा। उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। सर्किट क्लोज्ड है, इसीलिए एक इंड्यूस करंट आएगा। वो इंड्यूस करंट करंट के चेंज होने का अपोज करेगा। इसी को सेल्फ इंडक्शन। इसी तरह से देखो, बाहर और कुछ नहीं है, एक ही कॉइल है, उसी में करंट चेंज हो रहा है, उसी में करंट इंड्यूस हो रहा है। दूसरा देखो, फिर से एक ही कॉइल है, अब करंट इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज करा दिया, फिर से करंट इंड्यूस होगा, बट सेम डायरेक्शन, ताकि वो डिक्रीज होने का अपोज कर दे। दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। इसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सो ये डायरेक्शन होगा इंड्यूस करंट का। अच्छा, जैनब का क्वेश्चन है, क्लोज होने पर करंट कैसे बढ़ेगा? भाई जैसे ही आप की अगर, जैनब तो करंट जीरो था, आपका स्विच की ओपन होने का मतलब है स्विच ऑफ है, तो करंट जीरो है। जैसे स्विच क्लोज कर दिया, करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ऐसी तो होगा, जीरो से किसी वैल्यू तक आएगा ना, मैक्सिमम वैल्यू तक। मान लीजिए पहले जीरो था, बाद में 5 एम्पियर हो गया, तो इंक्रीज करेगा ग्रेजुअली। ऐसा नहीं होता कि जीरो था एकदम कूद कर 5 हो गया, ग्रेजुअली इंक्रीज, ऐसे इंक्रीज होगा। अच्छा, जैनब क्लियर हुआ आपका? आयशा का क्वेश्चन है, इंड्यूस करंट प्राइमरी करंट से कम होता है। हाँ आयशा, इंड्यूस करंट प्राइमरी करंट से कम होता है, ज्यादा नहीं हो सकता। फर्स्ट में नेट करंट का क्या डायरेक्शन होगा? भाई इन इस डायरेक्शन में आपका करंट इंक्रीज हो रहा था, इंड्यूस करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये ज्यादा होगा इससे, तो नेट करंट इसी की डायरेक्शन में जाएगा। ये मान लीजिए 5 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है, तो नेट जो होगा वो 4 एम्पियर ज्यादा वाले के डायरेक्शन में जाएगा, तो इंक्रीज होने वाले करंट की डायरेक्शन में होगा। और किसी को डाउट नहीं? अब देखिए, ये सेल्फ इंडक्शन है, इस फिनोमेना को आप सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सो देखो, सेल्फ इंडक्शन की एक सर्किट करंट में चेंज होने का अपोज कर रहा है। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर मैं ये मान लूं सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं है, तब भी सिर्फ करंट के चेंज होने का ये अपोज कर रहा है। दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। इस सर्किट का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आइडियली हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि अगर रेजिस्टेंस ना हो तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता, लेकिन यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, करंट के चेंज होने में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। किसकी वजह से? सेल्फ इंडक्शन की वजह से। सी कॉइल का नाम है, कॉइल का नाम दिया हुआ है। सो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, कुछ कंसेप्चुअल में काम आ जाएगा। इवन इन अ रेजिस्टेंसलेस सर्किट, even in a resistanceless circuit, due to self-induction, due to महरम फातिमा, due to self-induction, coil oppose change of current in the circuit. सब अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं भी है, तब भी कॉइल करंट के चेंज होने का अपोज करेगी। याद रखिएगा, चेंज होने का अपोज करे। अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो कोई ऑपोजिशन नहीं होगी, कोई ऑपोजिशन ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन
ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन इफ करंट इज कांस्टेंट। क्योंकि अगर करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। लेकिन अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तो ऑपोजिशन मिलेगा सेल्फ इंडक्शन। अबे सेल नहीं है ये, सी 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 कॉइल, सी कॉइल, सेल ये रहा। अच्छा अब देखिए इसमें आप कैलकुलेशंस क्या क्या करके रहोगे, बिल्कुल सेल्फ इंडक्शन की तरह इसकी कैलकुलेशंस है। मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल में, हाँ सनाउ रेजिस्टेंस लेस सर्किट बिल्कुल आइडियल सर्किट है, रियल लाइफ में रेजिस्टेंस लेस नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही से रेजिस्टेंस लेस होने का जिसमें रेजिस्टेंस लेस होने का एक ही केस है कि आपने सुपर कंडक्टर से बना रखा। तो देखिए n इज नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, आपकी जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है। अच्छा पहले मैं डाउट्स ही ले लेता हूं उसके बाद लिखूंगा। बहुत कम टाइम के इंड्यूस होता है, अब आप जितनी देर तक आप करंट में चेंज मेंटेन कर लें उतनी देर के लिए। अगर आप ऐसा सर्किट ले लें जिसमें करंट हमेशा चेंज होता रहे, जैसे आप एसी ले लें, हमेशा चेंज होता रहता है तो वहाँ इंड्यूस करंट हमेशा आता रहेगा। जितनी देर तक आप चेंजिंग करंट मेंटेन कर सकते हैं उतनी देर तक इंड्यूस करंट आएगा। भाई यहाँ तक और कोई डाउट है तो बताइए, मतलब फिर मैं लिखना शुरू करूँ। कोई डाउट नहीं। जाहिद की बंद कर दीजिए, की ओपन क्लोज कर दीजिए, एसी आप यूज कर लीजिए, रेजिस्टेंस ऐसा आप ले, रेजिस्टेंस वेरी कर रहा हो, कुछ ऐसा ले लो सर्किट जहाँ रेजिस्टेंस वेरी कर रहा हो तो करंट चेंज करता रहेगा, करंट चेंज करता रहेगा, इंड्यूस करंट आता रहेगा। और प्लीज क्वेश्चन ना एक बार वो एवरीवन वाले में डाला करिए तो सबका भला हो जाएगा। फिर जाहिद का क्वेश्चन था करंट परमानेंटली चेंज कैसे करेंगे, तो आप वेरिएबल बैटरी ले लीजिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लीजिए, वो करंट कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा। चलिए अब कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सुनिए, अब थोड़ी देर सुनिएगा फिर उसके बाद डाउट्स लेंगे। एन आर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, phi is flux through each turn, phi is flux through each turn of coil, कॉइल के हर टर्न से लिंक जो फ्लक्स है दैट इज phi। सो टोटल फ्लक्स n phi हो जाएगा। ये जो टोटल फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो, ये वही करंट है जो करंट आपका चेंज करता है। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, जस्ट लाइक म्यूचुअल इंडक्शन, यहाँ L आ जाएगा। इस L को यहाँ कहते हैं, दिस L इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसे सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं, जैसे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते थे, और इसी को इंडक्टेंस भी कहते हैं। तो अगर कहीं इंडक्टेंस लिखा हुआ है, सिर्फ इंडक्टेंस लिखा हुआ है, दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इतना लिख लीजिए, मेरे पास स्पेस नहीं है। अच्छा क्वेश्चंस, अगर एक एयर करंट कैरिंग कॉइल इसके पास ले आए तो फैजान उसमें म्यूचुअल इंडक्शन भी आ जाएगा, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे। अक्सर ऐसे ही होता है, सिर्फ सेल्फ इंडक्शन नहीं, अगर एक कॉइल और है तो म्यूचुअल और सेल्फ दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। इसकी एप्लीकेशंस क्या है? अब आप आपके ट्यूबलाइट के अंदर एक चोक कॉइल होती है, तो चोक कॉइल इसकी एप्लीकेशन है, चोक कॉइल इसी पे बनती है। इवन मोटर के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, बैक ईएमएफ इन मोटर। इवन ब्रेक्स में इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं, मैग्नेटिक ब्रेक्स के अंदर। लेकिन एप्लीकेशन से ज्यादा जरूरी यह है कि ये फिनोमेना नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फिनोमेना क्या है, काम कैसे करता है।
फिजिक्स में पहले ऐसे ही करते हैं, पहले समझते हैं कि फिनोमेना क्या है, फिर कहीं ना कहीं उसकी एप्लीकेशंस तो मिलनी नहीं। हाँ तो बस मैग्नेटिक ब्रेक्स जब आएगा तो डिस्कस कर लेंगे, उसे टाइम बचेगा कभी तो देख लेंगे। मैग्नेटिक ट्रेन्स वगैरह में जो आप खींचते हो मैग्नेटिक ब्रेक्स होते हैं। सनाउल एंगल ऑफ डेथ तब आएगा जब अर्थ मैग्नेटिज्म होगा, अभी हमने अर्थ मैग्नेटिज्म डिस्कस नहीं किया। अर्थ मैग्नेटिज्म इसको एक बार मैं इंडक्शन खत्म कर दूं तब हम डिस्कस करेंगे ये मैग्नेटिज्म का पार्ट। तो मैं कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा वो क्यों छोड़ा हुआ है, वो जियोग्राफी का पार्ट है, फिजिक्स तो उसमें ना के बराबर ही। मैग्नेटिज्म में था वो, मैंने बताया था कि मैं अर्थ मैग्नेटिज्म स्किप करूँ। सब लिख चुके हैं, मैं इसको रब कर दूं। चलिए अब यहां पर, अब ये फ्लक्स अगर चेंज कर रहा है तो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सनाउल आपने कुछ लिखा था E इज बी पाई एल स्क्वायर, क्या मतलब, मैं कुछ याद नहीं आया मुझे, क्या कहना चाह रहे हो? बी पाई एल स्क्वायर एफ, ये लिख रहे हो सनाउल? यस सर, यही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बी पाई एल। क्या बात, बी पाई स्क्वायर एल स्क्वायर एफ ये कह रहे हो या कुछ और लिखा हुआ है? बी पाई एल स्क्वायर एफ। तेरी आवाज को क्या हो गया? हीलियम पी है क्या? बी पाई एल स्क्वायर एफ, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि बी पाई एल स्क्वायर एफ क्या है। अब देखिए नेक्स्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ। सनाउल ऐसे तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि बी पाई एल स्क्वायर एफ क्या है। खैर इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ जो आएगा, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस ऑफ डी ओवर डी टी ऑफ एन पाई, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ डी ओवर डी टी ऑफ एल आई। तो ये एल तो कांस्टेंट है, एल को आप बाहर ले जाइए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया माइनस एल डी आई ओवर डी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन माइनस एल डी आई। ये नेगेटिव साइन यहां भी लेंस लॉ शो कर। अच्छा, अब ये जो एल की एसआई यूनिट है, सर वो जो फॉर्मूला है ना, हाँ फैजान वो बोलो। ईएमएफ इन रॉड है, वो रोटेशन का फॉर्मूला है। सराउंड जो पूछ रहे थे अभी, वो एक कॉपर रॉड है, एल लेंथ की, वो रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में। ईएमएफ डेवलप्ड का फॉर्मूला है वो। बी ओमेगा एल, वो हाफ बी एल ओमेगा एल स्क्वायर। अभी फैजान डिस्कस करते हैं जरा, बीच में ना टॉपिक में इसको खत्म कर दूं, बाकियों के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है ऐसे बीच बीच में, तो उधर रुक जाओ, इसको खत्म कर दूं फिर आ जाओ। एस आई यूनिट ऑफ एल जो होगी, दैट एस आई यूनिट ऑफ एल इज हेनरी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की एस आई यूनिट है, दैट्स हेनरी। अब अक्सर आता है डिफाइन वन हेनरी, ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन करो वन हेनरी। देखिए वन हेनरी को डिफाइन करने के लिए मॉड ऑफ ई लिख सकते हैं, एल डी आई ओवर डी टी। तो यहां से आप एल यूज कर सकते हैं, इट्स ई बाय डी आई। सो अगर आपको डिफाइन करना है एल वन, देखो एल वन कब आएगा, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए। 1 एम्पियर पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो,
लाइक di/dt अगर 1 हो जाए और EMF 1 वोल्ट का इंड्यूस हो जाए, इसे भी 1 कर दिया, इसे भी 1 कर दिया, तो ये L आ जाएगा। तो आप लिखोगे कि आपका L जो है दैट L इज 1 हेनरी। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड का हो और वो 1 वोल्ट का EMF इंड्यूस करे तो सेल्फ इंडक्शन 1 हेनरी हो। सो इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, अगर कोई ऐसी कॉइल है, rate of change of current of 1 ampere per second induces an EMF of 1 volt, then self-induction is 1 Henry. तो ये 1 हेनरी की डेफिनेशन अक्सर आ जाता है, डिफाइंड 1 हेनरी। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड है, 1 वोल्ट का EMF इंड्यूस कर, तो आपका होगा इट्स 1 हेनरी। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते सर ये जो मैंने अंडरलाइन किया वो क्या लिखा हुआ है? 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड। चलिए भाई इतना लिखिए, आप लोग लिखिए जब तक मैं सनाउल का देखूं। सनाउल ये कहाँ देख लिया तुमने? हाफ Li² होता है, अब L भी आ रहा है, B भी एक साथ आ रहा है, E एनर्जी है। सर ये है B/L², F जो है आपकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है 1/T। अच्छा, अरे वही है यार, हाफ। और ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है? नहीं सर, एनर्जी का नहीं है, EMF का है, इंड्यूस्ड EMF का। इंड्यूस्ड EMF। जैसे हमने वो एक क्वेश्चन किया था शुरू में कि एक व्हील है उसमें स्पोक्स लगे हैं। तो वहां पर क्या कर रहा है, हाफ वहां जो करंट था ना, आता था ना हाफ Li², उसमें ये जो आपने किया था इंड्यूस्ड EMF, जो आप भी नहीं करा था, ये हाफ B² ओमेगा कुछ था, वहां पर सेल्फ इंडक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा है। अभी जस्ट 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हें सेल्फ इंडक्शन मिल जाएगा, फिर आप वहां से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। 2 मिनट। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ये किसी एक न्यूमेरिकल का रिजल्ट आप लिख रहे हैं, आपको दिख जाएगा पी क्या आ रहा है। नहीं, उसने सर 2-3 क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज किया था, तो मुझे लगा कोई फार्मूला है। स्टैंडर्ड नहीं है, अभी तुम्हें दिख जाएगा, ये सेल्फ इंडक्शन आएगा तो दिख जाएगा। और भाई बाकी लोग भी जो मेरी क्लास के सारे काहिल है ना, जिनसे टाइप नहीं होता, उनके लिए अनम्यूट किया हुआ है कि बोल तो सकते ही हो। हाँ अरबाब, यहाँ मैंने ई को मॉड में ले लिया है, मॉड में सिर्फ इसलिए कि जब हम यूनिट ले रहे हैं फिर नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं हो। जब ये हो जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। सब लिख चुके, मैं इसे रब कर रहा हूँ फिर। हाँ इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये तो खत्म हो गया। कुछ सिस्टम्स का सेल्फ इंडक्शन कैलकुलेट करना सीखते हैं। जैसे सेल्फ इंडक्शन लेते हैं ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। नहीं नहीं जोया, एम्पियर पर सेकेंड तो करंट था ना बच्चे, सेल्फ इंडक्शन तो हेनरी हो गया। 1 एम्पियर पर सेकेंड तो करंट है, di/dt, L इज हेनरी। सो नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। आपके पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, उस लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन चाहिए, तो ये कैलकुलेशन कुछ वैसी ही होगी जैसी कैलकुलेशंस हमने म्यूचुअल इंडक्शन के लिए करी थी। बस म्यूचुअल इंडक्शन में 2 बार करनी पड़ती थी, यहाँ जस्ट 1 बार करनी है। आपने एक कॉइल ली, इसमें से कुछ करंट आए पास हो रहा है,
रेडियस ऑफ द कॉइल आर लिख देते हैं, स्मॉल एन पहले की तरह नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल एन कहते हैं। एल यहाँ जो है दैट इज लेंथ ऑफ सोलेनोइड, एल इज लेंथ ऑफ सोलेनोइड। कैपिटल एन जो होगा दैट कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो आप कैपिटल एन को ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल एन इज एन एल, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे आपने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहां से जब करंट पास कर रहा है तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। तो सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट एन आई, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। आपको सोलेनोइड से लिंक फ्लक्स भी चाहिए, तो पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। एक बार जब आपने म्यूचुअल इंडक्शन कर लिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। तो हर टर्न से लिंक जो फ्लक्स हो जाएगा, अच्छा हाँ सेकेंड हो गया, हर टर्न से लिंक जो फ्लक्स होगा दैट मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया बी इनटू पाई आर स्क्वायर, दैट्स थर्ड इक्वेशन। 2 को 3 में रख दीजिए, तो फाई प्राइम आ जाएगा म्यू नॉट एन आई into b into pi r square, that is equation number 4। अब ये 5 प्राइम आ गया म्यू नॉट एन आई बी पाई आर स्क्वायर। अब अगर ये 5 प्राइम आ गया यहां से, तो आप एक टर्न के लिए आया है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं दैट्स कैपिटल एन, इसे आप लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं एन, तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया। एक टर्न के लिए फ्लक्स आ गया, टोटल जो फ्लक्स आएगा, टोटल फ्लक्स 5 हो जाएगा, इट्स n इंटू 5 प्राइम, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। सो 3 और 1 को आप 5 में रख दीजिए, 1 और 3 को आपने 5 में रख दिया, तो 5 आ गया, इट्स nl इंटू 5 प्राइम which is mu naught n I b pi r square. So mu naught square n square pi r square Li. That's equation number 6. फिर यूजिंग सेल्फ इंडक्शन आप इसको Li भी लिख सकते हैं। अगर आप सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन यूज कर लें तो आप इसे लिख सकते हो कि फाई एल आई हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। आप इक्वेट कर लीजिए 6 और 7 को, और 7 को इक्वेट कर लीजिए और एल की वैल्यू निकालिए। चलिए इतना काम करिए। चार 5 3 5 एक सेकेंड। अच्छा, बी एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। इक्वेट कर लीजिए, एल आ जाएगा। अरे सनाउल, जो तुम मुझसे कह रहे हो ये एक्सप्रेशन इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ये वो तो नहीं है जो हमने हाफ एल लेंथ है, सेल्फ इंडक्शन है। अच्छा, अरे ये वो है, ये निकाला था हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा रोटेटिंग रॉड के लिए जो निकाला था मैंने, एंगुलर थी, उसने लीनियर फ्रीक्वेंसी ली।
ओमेगा को 2 पाई न्यू रख दिया, बस मुझे लग रहा था सेल्फ इंडक्शन से कुछ कनेक्ट कर रहा है। चलो भाई लिख लो इसे, एल आ जाएगा यहाँ। सेल्फ इंडक्शन नहीं यार, वो लेंथ तो वहीं से, बस ओमेगा को उसने 2 पाई न्यू लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दिया। 6 और 7 को इक्वेट कर लीजिए, आपको एल मिल जाएगा, सेल्फ इंडक्शन आ जाएगा। चलिए सब लिख चुके हैं, वेरी गुड। तो जब आप इक्वेट करोगे 6 और 7 को, सो आप लिख सकते हैं एल आई इज म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल आई। सो आई से आई कैंसिल हो गया, एल आ गया, विच इज म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो देख लीजिए सिर्फ मीडियम और ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है और तो किसी पर नहीं। अभी अगर मैं इसमें सोलोनॉइड में कोई और मीडियम रख दूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कोर ऑफ सोलोनॉइड, इफ कोर ऑफ सोलोनॉइड is of medium having relative permeability mu r, having relative permeability mu r, तो बस इस म्यू आर को म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। चलिए लिखिए, सिक्स इक्वेशन रिपीट कर दो। देखिए मरियम, ये था ना फाई इज एन फाई, इसमें मैंने कैपिटल एन रख दिया, कैपिटल एन था एन एल, फाई प्राइम रख दिया, फाई प्राइम था म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर। मैंने इसी को रीअरेंज कर दिया, म्यू नॉट हो गया, देखिए एन और एन को मल्टीप्लाई कर कर एन स्क्वायर रख दिया, पाई आर स्क्वायर एल आई आ गया। हाँ फैजान, पाई आर स्क्वायर को एरिया मान सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे तो आप एरिया लिख सकते हैं, या आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, मर्जी आप। इतना हो जाए मुझे बताइएगा, एक और कैलकुलेशन करते हैं। नीतीश, जोया, उस्मान, समीर, सैफ, सबा, चलिए इसको फिर हम रब कर देते हैं। इसके बाद एक और देखो, यही मेथड है सेल्फ इंडक्शन कैलकुलेट करने का। इसी तरह से एक क्वेश्चन आ जाता है सेल्फ इंडक्शन में कि आपको एक कॉइल दे दी, कॉइल से कुछ करंट जा रहा है, रेडियस ऑफ द कॉइल इज आर, पता है कैलकुलेट सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। आर इज स्मॉल, रेडियस बहुत कम, कहता है इस कॉइल का सेल्फ इंडक्शन बता दीजिए। सर्कुलर कॉइल है, पहला इस काम क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लो। मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2r, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इसके बाद क्या करोगे, फ्लक्स कैलकुलेट कर लो कॉइल से, फ्लक्स थ्रू कॉइल। सो जब फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, सो इट्स मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो फ्लक्स हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई
2r into pi r, ये कैंसिल हो गया, तो फ्लक्स हो गया म्यू नॉट आई पाई आर बाई 2, दैट्स फर्स्ट। आप फ्लक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू एम आर एल आई। सेकेंड इक्वेशन इक्वेट कर दीजिए 1 और 2 को, तो आपको मिल जाएगा एल आई इज म्यू नॉट पाई आर बाई 2r, आई से आई कैंसिल कर दिया, एल आ गया म्यू नॉट पाई आर बाई। तो ये सेल्फ इंडक्शन आ गया कॉइल का। इसमें डाउट बताइए मुझे, इसमें कहीं कोई इशू है अगर? हाँ हाँ, यही मैं सोच रहा था, किसी ने पूछा नहीं यार। तो ये देखो, आर स्मॉल होने बड़ा क्रूशियल है, आर का स्मॉल होना, वरना इतनी टफ कैलकुलेशन होगी कि हो ही ना पाए। ये जो फील्ड मैंने कैलकुलेट करी है सेंटर पर कैलकुलेट करी है, फील्ड हमने सिर्फ और सिर्फ सेंटर पर कैलकुलेट करी है, पूरे पर आपको कैलकुलेट करनी है। तो हमने एज्यूम कर लिया कॉइल इतनी छोटी है कि जो फील्ड सेंटर पर होगी वही पूरे रीजन में होगी, इसलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई करती है, वरना बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि आपको हर जगह फील्ड कैलकुलेट करनी होगी। कोई आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज भी नहीं कर सकते सर्कुलर कॉइल का, फिर तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ यूज करके डिराइव करना होगा। उन सब चीजों से बचने के लिए हमेशा ये आर स्मॉल ले लो। और किसी का कोई डाउट है तो बताइए मुझे। फैसान इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन यूज नहीं कर पाओगे, ये सिर्फ सेंटर के लिए। अगर मैं यहाँ कहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, तो इस फॉर्मूले से नहीं आएगी। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ लो, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लो, फिर इंटीग्रेट। ये यूज नहीं कर पाओगे, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। आई तो वेरिएबल होगा। हाँ वजह, आई तो वेरिएबल है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता ना, आई पर तो हम इंटीग्रेट कर नहीं रहे, तो एल आई से इक्वेट कर देते हैं तो आई कैंसिल हो जाता है। वेरिएबल वाला भी यार, वेरिएबल वाला एज सच ना, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। एल आई लेंस लॉ है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक एक करके लेते हैं। देखो वजह, अगर ये आई कांस्टेंट हो जाता, अगर ये आई कांस्टेंट हो जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा, इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा, लेकिन सेल्फ इंडक्शन ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट जीरो हो जाएगा, बट सेल्फ इंडक्शन जैसे रेजिस्टेंस ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, ऐसे ही सेल्फ इंडक्शन एग्जिस्ट करेगा, एल एग्जिस्ट करेगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एग्जिस्ट करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आने वाला, इंड्यूस्ड करंट नहीं आने, पहली चीज। ऐसा नहीं है कि अगर वो आपसे कह दे कि कॉइल में कांस्टेंट करंट पास हो रहा है और आप लिखोगे उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जीरो। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन देखिए करंट पर ये ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है और मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ करेगा, लेकिन करंट कांस्टेंट होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा, इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा, वजह पहली चीज। दूसरा सनाउल, हाँ फैजान एक मिनट यार, मैं अभी देख रहा हूँ, वजाहत का हो गया, एक एक करके रहा हूँ सबके। एल आई लेंस लॉ है, एल आई लेंस लॉ नहीं है सनाउल, नेगेटिव लेंस लॉ तो सिर्फ नेगेटिव साइन होता है। तौहीद आई वेरिएबल नहीं होता तो फ्लक्स आता कैसे? भाई तौहीद, अगर आई वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, फ्लक्स तो आएगा ही ना। फ्लक्स तो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। अगर आई वेरिएबल नहीं तो फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो आएगा, इंड्यूस्ड करंट जीरो आएगा, लेकिन फ्लक्स तो एग्जिस्ट करेगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन तो एग्जिस्ट करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसा जीरो होना चाहिए, जीरो हो जाएगा। अच्छा फैजान का है कि एक क्वेश्चन
जिसमें ये वेरी कर रहा हूँ। फैजान मैं ढूंढता हूँ, क्लास के एंड तक मैं करा दूंगा, अभी ढूंढता हूँ मैं कोई क्वेश्चन जहाँ ये वेरी कर रहा हूँ। अच्छा चलिए इसको मैं रब कर दूं। तो अब आपको कोई भी अगर वो सिस्टम दे रहा है, उस सिस्टम का आप सेल्फ इंडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सिस्टम दिया हुआ है, उस सिस्टम का इंडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडक्टर। इंडक्टर भाई, जैसे हमने कैपेसिटर पढ़ा था, एक सर्किट एलिमेंट था, एक डिवाइस था जिसका काम था चार्ज स्टोर करना। एक डिवाइस और पढ़ा था जिसे हम रजिस्टर कहते थे। रजिस्टर का काम था सर्किट में करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करना। ऐसी ही एक तीसरी डिवाइस और होती है जिसको हम इंडक्टर कहते हैं। इंडक्टर इज बेसिकली अ कॉइल having some number of turns. Enter. कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है कि चार्ज होता है, जब उसको सेल से कनेक्ट करोगे कैपेसिटर चार्ज होगा। गवर्निंग इक्वेशन थी Q इज इक्वल टू CV। इसी तरह से जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, तो रेजिस्टेंस करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन देता है इलेक्ट्रॉन और आयंस के कोलिजन की वजह से। रेजिस्टेंस में इक्वेशन थी ओम्स लॉ। कॉइल हैविंग n टर्न्स को इंडक्टर कहते हैं। ये काम करता है सेल्फ इंडक्शन पर। ये सर्किट में करंट के चेंज होने का अपोज करता है। और इस इंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल है इंडक्टर का, जैसे रजिस्टर का सिंबल था ऐसे ही इंडक्टर का सिंबल। नाउ ऑनवर्ड्स आप इंडक्टर को वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे सर्किट में रजिस्टर, कैपेसिटर या सेल के साथ ट्रीट किया था। एक चौथा सर्किट एलिमेंट ऐड होगा। इसके लिए गवर्निंग इक्वेशन होती है -L/di/dt। ऐसे कुछ यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं आइडियल इंडक्टर हैव जीरो रेजिस्टेंस। अगर एक आइडियल इंडक्टर है तो उस आइडियल इंडक्टर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, इट हैव जीरो रेजिस्टेंस। दिस इज एन आइडियल इंडक्टर। इतना लिखिए, एक दो बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, फिर कॉम्बिनेशंस देखेंगे। इतना सा लिख लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। एल सेल्फ इंडक्शन है, एल तबस्सुम, कैपिटल एल, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इंडक्टर अपोज करेगा जैसे इंड्यूस करंट करता है चेंजिंग। जी फायदा, इंडक्टर अपोज करेगा थ्रू इंड्यूस करंट। हाँ, डायग्राम में भी ये जो एल है, ये एल सेल्फ इंडक्शन दिखा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये जो एल है, ये एल ही कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन दिखा रहा है। अमान, रेजिस्टेंस की तरह नहीं है। देखो, रेजिस्टेंस जब ऑफर करता है तो इलेक्ट्रॉन और आयंस में कोलिजन की वजह से कोई मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। यहां सेल्फ इंडक्शन काम करेगा फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। यहां सेल्फ इंडक्शन काम करेगा ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से। दोनों में फर्क। जी फायदा, इंडक्टर डिवाइस है बिल्कुल कैपेसिटर की तरह।
सर्किट्स में कनेक्ट करेंगे। तो अमान दोनों रेजिस्टेंस से तो अलग चीज है, डिवाइस है लेकिन रेजिस्टेंस से अलग चीज है, मेथड ही तरीका ही अलग है। देख रहे हो ना, इंडक्टर का रेजिस्टेंस ही नहीं है आइडियल इंडक्टर। अगर आप ले, आप यही पूछ रहे थे अमान जो मैं समझा, या कुछ और क्वेश्चन था आपका? चलिए साहब, ये आप लिख चुके हैं, इसको तो मैं रब कर रहा हूँ। अमान तौहीद का क्वेश्चन है। देखो फिर तुम लोग प्राइवेट मैसेजेस करते हो। इंडक्टर में रेजिस्टेंस हुआ, भाई क्वेश्चन सुन लो, तौहीद का रेजिस्टेंस हुआ तो वो भी अपोज करेगा करंट, इंडक्टर के लिए तो फायदा है। अब इंडक्टर के लिए फायदा नहीं है तौहीद, रेजिस्टेंस होता है ना, तो उसकी वजह से एनर्जी में लॉस हो जाता है हीट की फॉर्म। बट इंडक्टर में, इंडक्टर जिस तरह का ऑपोजिशन दे रहा है उसमें एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। अमान केसेस वैसे ही होंगे, अभी आएंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर्स में आएंगे। रिजल्ट्स कैपेसिटर से बिल्कुल रिवर्स आएंगे। भाई अमान पूछ रहा है जैसे कैपेसिटर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग था वैसा ही यहाँ भी होगा, यहाँ भी आएगा, लेकिन रिजल्ट्स बिल्कुल कैपेसिटर से उल्टे होंगे। अभी डिस्कस करेंगे उसे, जरा इसको वाइंड अप करें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए। सो ये एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, इसे कर लो। एन एयर कोड। अच्छा, ये जो मैंने एडिटिंग करने की आप लोगों को परमिशन दी हुई है कि आप मेरे बोर्ड पर लिख सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आप अगर कुछ ऐसा पूछना चाह रहे हैं जो लिख कर ही बताया जा सकता है तो आप यूज कर लीजिए। सो देखिए, एन एयर कोड सोलोनॉइड विद लेंथ 30 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है। भाई जरा इसे सॉल्व करना, 2 मिनट लगेंगे तुम्हें सॉल्व करने में, 2 मिनट से ज्यादा तो नहीं जाएंगे। करिए इसे सॉल्व करिए, आंसर बताइए। भाई इसे कैलकुलेट करके बता दीजिए क्या आ रहा है।
वे आया कुछ आंसर? ठीक है अमीन, ठीक आ रहा है। शाकिर का भी ठीक आ रहा है। जाहिद कुछ गड़बड़ है, चेक करो। जोया का ठीक है। अमानत का भी ठीक आ रहा है। देखिए एल कैलकुलेट कर लीजिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। बस एल ले लीजिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। एल आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं। देखिए आपको लेंथ दी हुई है 6.5 ही आ रहा है, आंसर 6.5 है। देखिए लेंथ है 30 सेंटीमीटर, हाँ वजाहत सही आ रहा है बिल्कुल, विच इज 0.3 मीटर। एरिया जिसे मैं पाई आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, वो एरिया दिया है 25 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया। और इसके बाद आपको करंट दिया है, करंट इज 2.5 एम्पीयर। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ टोटल नंबर है 500, लेंथ है 0.3, ये स्मॉल है ना। आप सारी वैल्यूज रख दीजिए। एल आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 इंटू एन स्क्वायर, which is 500 by 0.3 square into pi, which is 3.14 into area। अपना पाई स्क्वायर तो पूरा पता है। एरिया की वैल्यू रख देते हैं, एरिया है 25 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। तो जब आप इस सबको सॉल्व करोगे आपको एल मिल जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब आपको दिया हुआ है करंट जो आपका फ्लो कर रहा है 2.5 है और कितने टाइम में चेंज करता है माइनस। तो यहां से आप डी आई ओवर डी टी ले लीजिए। तो चेंज इन करंट है 2.5 एम्पियर, कितने टाइम में 10 रेज टू द पावर -3 सेकेंड्स। सो आपका ई इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है -L डी आई ओवर डी टी। बस कैलकुलेशंस हैं। जब आप ये सारी वैल्यूज रखोगे ये -6.54 वोल्ट ज्यादातर लोगों का सही आ रहा है। हाँ अमान इंटू 0.3 इतना लिख लीजिए। V अक्रॉस इंडक्टर E से डिफरेंट होगा। वो डिपेंड करता है असना कि आपके सर्किट में रेजिस्टेंस है या नहीं। आपका जो इंडक्टर है उस इंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसा है। पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट्स आपके रेजिस्टेंस कितने। अब आप नेगेटिव साइन के साथ लो, नेगेटिव साइन लेंस लॉ बता रहा है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तुम्हारा 0 है, बाहर तुमने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तब तुम कह सकते हो कि तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप सारा का सारा वो होगा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ। सारा ड्रॉप अगर तुम कह रहे हो कि इंडक्टर पर ही हो रहा है असका, तब आप कह सकती हैं कि ये इक्वल है।
क्योंकि आपके सर्किट में फिर एक ही रेजिस्टेंस है जो आपका रेजिस्टेंस इंडक्टर का रेजिस्टेंस, और तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। अमान, या तो चेंज इन करंट हम यूज करते हैं ना, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आप यहाँ एवरेज चेंज भी ले लें आप, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूज कर रहे हैं, मैटर नहीं करेगा। चलिए जी, मैं इसको रब कर रहा हूं। एक और न्यूमेरिकल देखिए इसी पर, इसमें शायद म्यूचुअल इंडक्शन भी यूज कर ले। ये भी एनसीईआरटी का पार्ट है। आइडल सोलोनॉइड with air core have an average radius 15 centimeter. Area of cross section 12 centimeters square. Obtain self-inductance of toroid. B bar. Second coil of 300 turns is wounded closely on the toroid above. If current in primary coil, इसे भी आप सॉल्व कीजिए, is increased from 0 to 2 ampere, (0.05 seconds). Obtain induced EMF in second coil. तो सेकेंड कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए। सो देखिए, इसको साथ में कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा। टोरॉइड दिया हुआ है, तो देखिए टोरॉइड और सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है, तो यहां पर भी सेल्फ इंडक्शन का भी जो रिलेशन होगा टोरॉइड और सोलोनॉइड में, दोनों में सेल्फ इंडक्शन का रिलेशन सेम आएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहां भी जो सेल्फ इंडक्शन होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। अब बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, रेडियस तो देखिए आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, एवरेज रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, 0.15 मीटर। ये जो पाई आर स्क्वायर आपको दिया है ये एरिया है, ये याद रखना ये एवरेज रेडियस दिया है, एरिया आपको दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आ गया आपका 12 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया है। उसको हम एरिया की टर्म्स में डायरेक्टली लिख देते हैं। एरिया आपको दिया हुआ। अब टोरॉइड सर्कुलर होती है, कोई बताएगा मुझे टोरॉइड की लेंथ कितनी होगी?
लेंथ ऑफ टोराइड, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी लेंथ की। 2 पाई आर। तो लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर एवरेज। ये लेंथ हो जाएगी टोराइड की 2 पाई आर एवरेज, ये लेंथ ऑफ टोराइड। सो इस लेंथ ऑफ टोराइड के बाद देखिए आप स्मॉल एन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉल एन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय एवरेज लेंथ, 2 पाई आर एवरेज। इसे निकाल कर रख लेते हैं, जरूरत पड़ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं 1200, 2 पाई आर एवरेज आ जाएगा आपका 2 इंटू 9.14, आर एवरेज हो गया 0.15। ये स्मॉल एन आ गया। वैल्यूज रख दीजिए, देखिए सारा गिवन है। अब आप ए पार्ट कैलकुलेट कर लोगे, मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा, बहुत टाइम चला जाएगा। बी कहता है सेकेंड कॉइल ऑफ 300 टर्न्स इज बाउंडेड क्लोजली ऑन द टोराइड अबव। इफ द करंट इन प्राइमरी कॉइल इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 2 in 0.05 second, obtain induced EMF in the second coil। अब इसको करके दिखाइए, सेकंड पार्ट करके दिखाइए, फर्स्ट पार्ट तो मैंने कर दिया। सॉल्व कीजिए और आंसर्स लिखते जाइए चैट रूम में। इतना लिख लीजिए, एल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सेकंड पार्ट बिना एल कैलकुलेट किए नहीं हो सकता तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। सेकंड सॉल्व करके दिखाइए। इसका जीरो क्यों आएगा? जीरो क्यों आएगा इसका? Second coil of 300 turns is wounded closely on the toroid above. On the toroid है, अब बाहर नहीं है। जो टोरॉइड है ना उसी के ऊपर ले जाकर आपने वाउंड कर दिया है, बाहर नहीं है इसका। अच्छा मुझे बताइए, सेकंड वाला केस जो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, सेल्फ इंडक्शन का केस है या म्यूचुअल इंडक्शन का? देखिए एक कॉइल में करंट पास कर रहा है, दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो याद है कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए हमने जो म्यूचुअल इंडक्शन का एक्सप्रेशन निकाला था, म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर को तो एरिया दिया हुआ है ए एल, ये वाला एक्सप्रेशन है। सो N1 आप ऐसे लोगे, इट्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ इज 2 पाई आर एवरेज। N2, चलो अमीन का कुछ आंसर आया, अमीन अभी देखते हैं बस, बाय एल N2 बाय 2 पाई आर एवरेज। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपका 2 पाई आर एवरेज है। डेटा सारा दिया हुआ है आपको, देखिए N1 दिया है 1200, 2 पाई आर एवरेज दिया है 0.15, N2 दूसरी कॉइल का है 300, 2 पाई आर एवरेज है 2 पाई इंटू 0.15, एल आ गया 2 पाई इंटू 0.15। रेट ऑफ चेंज क्या हुआ है, करंट चेंज कर रहा है 0 से 2.05 सेकेंड्स में, तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट लिख सकते हैं, ये 2 बाय 0.05 हो जाएगा। इसके आगे आप लोग कर लेंगे, बस इसमें वैल्यू तो रखनी रह गई है, बस E इज माइनस ऑफ m di ओवर dt। बस m की वैल्यू रख दीजिए और di ओवर dt रख दीजिए।
अमीन का, अमानत, दोनों का सही आ रहा है। शाकिर का भी सही है। भाई ये सबके समझ में आया दोनों पार्ट्स? डाउट है तो मुझे भी बता दीजिए, से डिस्कस कर लेते हैं। कोई डाउट नहीं है। सेकंड रिपीट कर दूं। देखो अर्शद, सेकंड में ये कि ये आपको जो टोरॉइड दी हुई है, ये आपकी टोरॉइड है। इसी टोरॉइड पर उसने वायर का कुछ टर्न्स भी ले लिए। जो टोरॉइड थी आपकी उसे प्राइमरी कह दिया, और ये जो वायर ली हुई है आपने, जो कॉइल पूरी बाउंड करी हुई है, इसे सेकेंडरी कह दिया। कहता है टोरॉइड से करंट चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस, और ये बिल्कुल जैसी टोरॉइड थी ना वैसी आपने एक और ली हुई। तो एक में आप करंट चेंज करोगे, दूसरे में इंड्यूस होगा अरशद। तो ये तो म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। अब म्यूचुअल इंडक्शन में हमने जो पढ़ा था ना, दो कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए, टोरॉइड दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट सेम होता है। तो आप कह सकते हैं सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों के लिए कैलकुलेशन सेम हो जाएंगे। तो मैंने म्यूचुअल इंडक्शन का वही एक्सप्रेशन यूज कर लिया जो सोलेनॉइड में। N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ, लेंथ टोरॉइड की वही है जो एवरेज रेडियस दिया हुआ है, ऐसी N2 निकाल दिया। सेकंड कॉइल में कम है कुछ नंबर ऑफ टर्न्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट देखिए, कह रहा है 0 से 2 चला गया करंट 0.05 सेकंड्स में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकाल दिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अर्शद बताइए इसमें क्या क्या परेशानी आ रही है? नगमा, जुहेब, दावल, क्लियर है इतना? यस सर। एसआई यूनिट वोल्ट होगी ना अमानत? ईएमएफ है, एसआई यूनिट वोल्ट हो जाएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है ना। अगर आप यहाँ यूनिट लिख रहे हैं तो हेनरी होगी। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एम्पियर पर सेकंड होगा, ये तो वोल्ट आएगा। 0.02 के आसपास आएगा ज्यादा लोग। 0.02, 0.02 के आसपास ही होगा। मैं इसको रब कर दूं। एक कॉन्सेप्ट और सीखना है। मैं इसको रब कर रहा हूं, सब लिख चुके हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ये मुझे आप लोग बताएंगे। अब से मैं जो चीजें ले रहा हूं उनके आपके बोर्ड्स में आने के चांसेस कम होते हैं। सब जो कुछ भी रह गया इसमें एल्स देन एडी करंट, कुछ भी एनसीईआरटी में नहीं है। भाई मैंने आपको दो कॉइल दे दी, एक कॉइल L1 है और एक कॉइल L2। और कॉइल 2 नाम दे देते हैं, ये है कॉइल 1 और ये है कॉइल 2। मुझे बताइए इन सिस्टम में सिर्फ सेल्फ इंडक्शन होगा, सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन होगा, या सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों हो सकते हैं? सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंडक्शन होगा, सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन होगा, या दोनों? दोनों। देखो ये इस कॉइल में सेल्फ इंडक्शन भी होगा, इसमें सेल्फ इंडक्शन की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन भी आएगा। अब ये देखना है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ अमान, मैंने वो करंट वरंट दिखाया नहीं, करंट दोनों में फ्लो कर रहे होंगे, करंट चेंज कर रहे होंगे दोनों में। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर मैं दो कॉइल रख दूं, करंट वरंट फ्लो कर रहा है,
तो सेल्फ इंडक्शन भी एग्जिस्ट करेगा और म्यूचुअल इंडक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। अब दोनों में चलो अमान कह रहा है दोनों में करंट लगा दो, इसमें भी करंट चेंज कर रहा है और इसमें भी करंट चेंज कर रहा है, दोनों में वेरिएबल करंट, तो दोनों के अंदर सेल्फ इंडक्शन भी आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन भी आएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, उसे आप कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसे आप लिख सकते हैं k इज रूट ओवर L1, एक k और आता है M12 और M21 दोनों इक्वल होंगे, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, और ये आ जाएगा k रूट ओवर M1 और L1 L2। ये जो k है इसे कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। k की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर +1 तक वेरी करती है। कपलिंग कांस्टेंट का मतलब है कि ये दोनों कॉइल्स एक दूसरे को कितना कवर करें। अगर बिल्कुल ओवरलैप कर जाती हैं कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड 1 से निकली वो सारी की सारी 2 में एंटर कर गई, कुछ ऐसे लगी हुई है कॉइल कि 1 से जितनी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है सारी 2 में चली जाती है, 2 से जितनी निकलती है सारी 1 में चली जाती है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर मैं कह रहा हूं coils are coupled so that no flux leakage, coils कुछ ऐसे कपल्ड है कि फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं हो रहा, तो आप लिखोगे जो K होगा that K will be 1। अगर आपने कॉइल को कुछ ऐसे कपल्ड कर दिया कि फ्लक्स का लीकेज नहीं होता तो आप कहोगे K इक्वल टू 1। और अगर कुछ नहीं गिवन होता ना, ज्यादातर क्वेश्चंस में k इक्वल टू 1 ले लेता है, लेकिन याद रखिएगा ये कि ऐसा भी हो सकता है आपको कपलिंग कांस्टेंट की कोई वैल्यू दे दे, 1 से जितना कपलिंग कांस्टेंट कम होगा इसका मतलब फ्लक्स में उतना ही ज्यादा लीकेज हो रहा है। लीकेज मतलब 1 से मैग्नेटिक फील्ड निकली 2 में एंटर नहीं कर रही, पूरी तरह लॉस हो जाती है। जैसे यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारी मैग्नेटिक फील्ड इसमें चली जाए। मैं दो सिचुएशंस दे रहा हूं, मुझे बता सकते हो किसमें तुम्हें लगता है कपलिंग कांस्टेंट 1 के ज्यादा करीब होगा, यहाँ या ये वाला कि कॉइल्स को एक दूसरे के ऊपर टर्न कर दिया। कॉइल्स को एक दूसरे के ऊपर टर्न करने में। हाँ, केस कॉइल्स को एक दूसरे पे टर्न कर दोगे तो कपलिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, 1 आ जाएगा। तो ये कपलिंग कांस्टेंट अगर कभी नहीं दे रहा सर्किट में, दैट मींस k इज इक्वल टू 1 लेके जाओ। अब इसमें भी केसेस आते हैं, वो कहता है नेट इंडक्टेंस बताओ कितना होगा। जैसे मैंने एक 2 कॉइल्स दे दी, ये कॉइल्स ऐसे रखी हुई है, दोनों कॉइल्स में करंट का डायरेक्शन सेम है, इसका सेल्फ इंडक्शन L1, इसका सेल्फ इंडक्शन L2, म्यूचुअल इंडक्शन M12, M ले लो, M12 और M21 तो सेम ही होता है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में, मैं कहता हूं नेट इंडक्शन बताओ मुझे कितना आएगा। तो नेट इंडक्शन में सेल्फ इंडक्शन भी आएगा और नेट इंडक्शन में म्यूचुअल इंडक्शन भी काउंट करना होगा। तो नेट इंडक्शन हो जाएगा L1 प्लस L2, सेल्फ इंडक्शंस भी आएंगे और उसके साथ साथ म्यूचुअल इंडक्शन आएंगे 2। मैं मान के चल रहा हूं रेसिप्रोसिटी थ्योरम वैलिड है कि M12 M21 इक्वल है M के। तो करंट अगर सेम डायरेक्शन में तो L1 प्लस L2 प्लस 2M, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं करंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में, मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसको यहां ले गया, करंट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, इसमें तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया करंट। अब जो तुम्हारा L इक्वलेंट होगा दैट इज L1 प्लस L2, बट करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से माइनस ऑफ 2 क्यों आ रहा है, एक बार 1 की वजह से 2 का, फिर 2 की वजह से 1 का, सिस्टम में तो 2 म्यूचुअल इंडक्टेंस आएंगे। इसको भी याद रखिएगा, कुछ कैलकुलेशंस में हम ये सब चीजें यूज किया करेंगे। अगर वो कहता है नेट इंडक्टेंस बताओ कितना है, तो वो सिर्फ सेल्फ या सिर्फ म्यूचुअल नहीं होगा, दोनों को कंबाइन कर। इतना लिखिए और मुझे डाउट्स बताइए, इसमें तो बहुत डिस्कशन होता है।
हाँ तबस्सुम बताओ। अमान, मैग्नेटिक फील्ड लॉस होने का मतलब सिर्फ ये है कि मान लीजिए एक कॉइल है, ये कॉइल है और एक कॉइल दूर रखी हुई है, यहां से अगर 2 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड निकली तो यहां पहुंचते पहुंचते कम हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होने का मतलब है फ्लक्स में कुछ लीकेज जरूर हो। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, दैट मींस फ्लक्स का लीकेज जरूर हो। इसको हम लीकेज कह रहे हैं कि दिख रहा है ना, यहां से पहुंचते पहुंचते मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गई, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गई मींस फ्लक्स कम हो गया, इसी को फ्लक्स लीकेज कहते हैं। तबस्सुम, लेक्चर वेडनेसडे वाला मेरे ख्याल से यूट्यूब चैनल पर होना चाहिए। सर वॉच टाइम कितने 1000 मिनट का हो गया? पता नहीं यार मुझे कितने 1000 मिनट का मैं देख लिया। तो मत परेशान हो, उसे हम कभी कमर्शलाइज सर मोनेटाइज तो हो ही गया होगा। नहीं करा। मोनेटाइज होता तो उस पर एड्स नहीं आते, कोई ऐड नहीं, मोनेटाइज होगा ही, करेंगे नहीं सर मोनेटाइज। जिस तो व्यूज आ रहे हैं, मतलब 10-12 व्यूज हर वीडियो पे आते हैं, 1 घंटे की हर वीडियो होती है, तो वॉच टाइम तो पूरा हो जाना चाहिए। हो गया, सब हो गया पूरा, लेकिन हम नहीं कर रहे उसे मोनेटाइज, नहीं करेंगे। स्वालेहा कपलिंग कांस्टेंट, हाँ स्वालेहा कपलिंग कांस्टेंट सिर्फ ये बताता है कि फ्लक्स में कितना लॉस हुआ, लॉस होगा या नहीं होगा। कि देखो एक मैग्नेट ये है, एक कॉइल ये, एक कॉइल ये, जितना ये कॉइल्स दूर होंगी ना, जितनी ये कॉइल्स दूर होंगी, एक कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा। देखो जैसे स्वालिया यहाँ बताया था, ये कॉइल है, ये 2 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक पहुंचेगी, डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। तो स्वालिया मुझे बताओ, स्ट्रेंथ कम हुई तो क्या फ्लक्स भी कम हुआ होगा? स्वालिया, अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रही है तो फ्लक्स भी कम होगा। वो जो फ्लक्स का लॉस हो रहा है ना, उससे ये कपलिंग कांस्टेंट दिखाता है, उससे ये कपलिंग कांस्टेंट दिखाता है। लॉस होता है तो कपलिंग कांस्टेंट दिखाता है। कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू जितना 1 के करीब होगी, लॉस उतना ही कम होगा, जितना -1 के करीब होगी उतना ज्यादा लॉस होगा। आई मीन माइनस वाला जो कपलिंग कांस्टेंट है ना, वो यहाँ पर मींस अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो कैंसिल कर दें। यही एक तरीका होता है, रहे हो ना -1, ये तरीका होता है अगर आपको कुछ ऐसा बनाना है जिसमें इंडक्टेंस ना हो। तो अगर मैं L1 L2 इक्वल ले लूं, ये सब कैंसिल कर 0 कर देगा। अमान मुझे नहीं पता यार सिल्वर प्ले बटन क्या होता है, मैं नहीं जानता क्या चीज होती है। सर 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद मिल जाता अभी तो 200-250 सब्सक्राइबर, अब वो मोटिव भी नहीं है कितने सब्सक्राइबर्स करने हैं क्या। अच्छा ये वेडनेसडे वाला लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ है?